हाय बच्चों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पिछले जो भी वीडियो बनाए मैंने यूट्यूब पे स्पेशली क्लास 12th को लेके, हालांकि वो बहुत ही यूजफुल है कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी, और चाहे रीट दें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का दें या फिर आरएस का दें, सारी एग्ज़ामों के लिए यूजफुल है। लेकिन मैं अभी जो टारगेट कर रहा था क्लास 12th राजस्थान आरबीसी बोर्ड को लेकर चल रहा था, मैंने अच्छे से बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो मैंने आज एक नया तरीका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ तो मैं क्या कंपटीशन की दुनिया में चला जाऊँगा, फिर आप लोगों की तरफ मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा। तो आप आज अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं सेकंड अध्याय लेने जा रहा हूँ। सेकंड अध्याय में आपको मैं मौर्य प्रशासन तक अब तक पढ़ा चुका हूँ, और अब हम गुप्त साम्राज्य की स्थापना, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य एवं विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो आप चाहो तो किताब खोल सकते हो, किताब खोल लो अच्छे स्टूडेंट की तरह। वीडियो को यहाँ पे रोक देना, फिर किताब खोल लेना, फिर ये टॉपिक्स निकालना, पेज नंबर आप 26 निकालना। ठीक है, यहाँ से हम कैरी ऑन करने जा रहे हैं। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य जिसकी स्थापना हमारी इस बुक्स में दे रखी है 275 से लेकर 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य चला, और गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी में हुआ था। विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण से ज्ञात होता है कि आरंभिक गुप्त साम्राज्य मगध एवं उत्तर पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी के तटीय प्रदेश सम्मिलित थे। गंगा नदी आपको पता ही होगी, गंगा नदी का बहाव कहाँ से, हिमालय से निकल के कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये तटीय प्रदेश थे जिसमें स्पेशली मगध इनकी राजधानी थी, और अपन ने मगध का उत्कर्ष पढ़ा, उसकी राजधानी गिरिब्रिज राजगिरे भी अपन ने पढ़ी। तो मगध को लेके जो पहले का जो अपन मौर्य प्रशासन पढ़ा, मौर्य साम्राज्य को पढ़ा, वो भी मगध का ही शासन। और यहाँ पे भी हम मगध के बारे में बात करें तो मगध आपको पता होना चाहिए मगध, क्योंकि आपसे मैप में भी पूछा जा सकता है कि मगध की लोकेशन क्या है। तो मगध सबसे पहले आप किताब में मगध को देखें, ढूंढें, गूगल पे ढूंढें, किताब में नहीं है तो कि मगध की लोकेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो थे श्रीगुप्त। किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक शासन किया था। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में मिलता है। आदिराज का मतलब जो वंश का आदि पुरुष हो, अर्थात वंश का जो संस्थापक हो। अर्थात यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र अभिलेख से, कहाँ का? पूना का। प्रभावती गुप्ता कौन थी? प्रभावती गुप्ता हम आगे पढ़ेंगे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, फिर समुद्रगुप्त आएगा, फिर समुद्रगुप्त के बाद में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसको अपन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। इसकी बेटी का नाम था, ठीक है, इसकी बेटी का नाम था। तो उनका एक ताम्रपत्र मिला है जिसमें पूना में, जिसमें उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा गुप्त वंश का जो संस्थापक थे, आदिराज, आदि पुरुष थे, वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। तो आप ये कह सकते हो कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, जिनका शासन क्या था? 275 से लेकर 300 ईस्वी के मध्य। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इनका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 तक दे रखा है इसमें। ठीक है, श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की, और श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक ने होकर संभवतः किसी शासन के अंतर्गत सामंत थे। उनकी उपाधि क्या थी? महाराजा, महाराज नोट महाराजा, महाराज की उपाधि धारण की। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वतंत्र शासक नहीं था, किसी बड़े शासक के अधीन कार्य कर रहा था। नेक्स्ट आ जाता है घटोत्कच। इसमें किताब में दे रखा है 300 से लेकर 319, लगभग 280 में श्रीगुप्त की घटोत्कच के अपना उत्तराधिकारी बनाया था। श्रीगुप्त ने उसने बनाया घटोत्कच को। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्ता के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया, और इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था। इसने 319 तक शासन किया था। और देखिए, इसमें पूछने वाली की बात है कि रिद्धपुर में पूना का ताम्रपत्र किसके हैं, तो वो है प्रभावती गुप्ता की। ये ध्यान रखना, उससे जानकारी मिल रही है हमें गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, अब घटोत्कच के बाद में आता जो नेक्स्ट शासक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 से और 300 लगभग 35 तक शासन करता है। वो घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर चंद्रगुप्त प्रथम एक प्रतापी राजा था। उसने उस समय प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी कुल जो कि उस टाइम पे बहुत ही समृद्ध था, और उसका जो स्टेटस था वो उच्च कुल था माना जाता था। और हर मतलब
राजवंश उसके साथ में संबंध स्थापित करना चाहता था ताकि वो सिक्योर रहे और दूसरे लोग उस पर आक्रमण नहीं कर सके। तो लिच्छवी कुल की जो कन्या थी क्या नाम से कुमार देवी, उससे उन्होंने विवाह किया था। इस विवाह के उपरांत गुप्त वंश की प्रसिद्ध बढ़ने लगी। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जो कि प्राय सर्वोच्च शासन के लिए प्रयोग की जाती है। अतः चंद्रगुप्त प्रथम ने एक सम्मत चलाया जो था गुप्त सम्मत 319 से 320। अब इसमें देखने वाली बात क्या आ जाती है, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, पूछा जाता है गुप्त वंश की गुप्त सम्मत की स्थापना किसने की या किसने चलाया, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में चलाया था। राज्याभिषेक इनका कब हुआ था? 319-20 में माना जाता है। ये क्लियर हो गया ये कहानी। दूसरा, इनकी जो उपाधि थी वो महाराजा धीराज की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और जो इससे पहले अपन ने पढ़ा है किसको, श्रीगुप्त को, वो क्या उपाधि धारण करते हैं? वो करते हैं महाराज की उपाधि धारण। तो ये महाराजा धीराज उपाधि से पता चल रहा है कि स्वतंत्र शासक थे, बड़े एम्पायर, बड़े राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहता था। हरिसेन नाम जिसने प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जीवन गाथाओं के, उनकी विजयों के बारे में सारा उल्लेख किया है। तो हरिसेन इसके राज्य दरबारी कवि थे, किसके? समुद्रगुप्त के। ठीक है, और हरिसेन के जो पुत्र थे उनका नाम वीरसेन था, किताब में शायद नहीं होगा, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्र के विजय अभियानों का उल्लेख किया। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का स्तंभ लेख है। अशोक का कौन सा? कौशाम्बी स्तंभ लेख पढ़ा, अपन ने पढ़ा था। कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख पे ही ये अभिलेख लिखा गया। मतलब अभिलेख तो वही है, नीचे लाइन इसने समुद्रगुप्त ने भी अपनी बातें लिख दी, उसमें आगे कालांतर में जाकर उसी में अकबर ने भी अपनी बातें लिख दी, उसी में जहांगीर ने भी अपनी बातें लिख दी, कुछ बीरबल ने भी उसमें लिखा है। तो सब ने अपनी, क्योंकि उस पर इतना स्पेस था, इतना बड़ा स्तंभ था कि उस पर लोग अपनी अपनी उपलब्धियां लिखते चले गए। ठीक है, तो लिख दी गई थी। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का स्तंभ है। इसने अपनी विजयों को उद्घोषणा हेतु अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया था अपनी विजयों के उपलक्ष्य में। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, अगर कोई कॉम्पिटिशन देने वाला देख रहा हो इस वीडियो को, तो अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो गलती से प्रयाग प्रशस्ति मत डाल देना। प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेघ यज्ञ के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख हमें किससे मिलते हैं? जो कि उसने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी समुद्रगुप्त ने, परशु प्रकार की, गरुड़ प्रकार की और अश्वमेघ प्रकार की। तो उन मुद्राओं में, व्याघ्रहंता प्रकार की, तो उन मुद्राओं में अश्वमेघ करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, हवन करते। तो उससे पता चलता है कि इन्होंने अपनी विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया था, न कि प्रयाग प्रशस्ति में। ये ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, पूछ ले तो कोई। अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया था। समुद्रगुप्त प्राप्त सिक्कों को कुछ पर अश्वमेघ पराक्रमांक लिखा हुआ, आगे गई नहीं बात। समुद्रगुप्त जो कॉइन्स मिले, सिक्के मिले, उन पे लिखा गया है अश्वमेघ पराक्रम लिखा मिलता है। इसका मतलब इसने अश्वमेघ यज्ञ करो। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। पहली बात तो ये पूछा जाता है प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ से मिला, तो वो इलाहाबाद से मिला, विद्यमान। गुप्त काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है जिसने समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय, व्यक्तिगत और विशद प्रकाश डाला गया तथा कई अधिकारियों के पदों में नामों का उल्लेख गुप्तकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अलंकारिक संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि एवं चंपू शैली तत्कालिक समृद्ध साहित्य की प्रगति का प्रतीक है। भाषा कैसी है पूछा जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा कैसी है? संस्कृत। लिपि ब्राह्मी है और शैली चंपू है। चंपू टाइप आदमी। चंपू का मतलब समझते हो? यहाँ पे चंपू का मतलब है जो ऐसा साहित्य जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो, वो क्या कहलाता है? चंपू शैली कहलाती है। तो गद्य में भी उसमें लिखी गई है, पद्य में भी लिखी गई है। इसलिए एक शैली कैसी है? एकमात्र अभिलेख है जो चंपू शैली में लिखा गया। ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, लेखक हरिसेन। किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त के। क्लियर हो गया होगा। प्रयाग प्रशस्ति से हमें किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की। इसे समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति को। ठीक है, हाँ। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज, गायन में संगीत की दक्षता के गुरु
तुम्बरु व नारद का भी लज्जित करने वाला, लाख गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान, विद्या का संरक्षक एवं धर्म का प्राचीर कहा है। तो कबीराज की उपाधि दी गई है। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? कबीराज। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में, मतलब कवियों का भी राजा कहा गया, मतलब टैलेंटेड था। एरन अभिलेख में उसे पराक्रम एवं विजय का स्रोत कहा गया। अश्वमेघ प्रकार की बीणा बजाते सिक्कों का आदि के समुद्रगुप्त ने विद्वान, संगीतज्ञ, गायक, दानी, धर्मनिष्ठ, पराक्रमी, विनयशील एवं विजयकांक्षी आदि व्यक्ति गुणों का पता चलता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने कुछ उपहार बेचकर समुद्रगुप्त को से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। पूछा जा सकता है समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंका के राजा कौन थे? तो वो थे मेघवर्मन। कौन थे? मेघवर्मन। मेघवर्मन ने अपना दूत भेजा समुद्रगुप्त के पास में और उनसे कहा कि भाई मैं यहाँ पे एक मंदिर बनाना चाहता हूँ गया में, बौद्ध भगवान बुद्ध का, उसकी हमें परमिशन चाहिए। लेकिन समुद्र का साम्राज्य विस्तार कश्मीर में, समुद्र का साम्राज्य विस्तार था उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था, पश्चिम में पंजाब तक, राजपूताना अपने राजस्थान, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त शेष सारा भारत सम्मिलित था। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त, सॉरी कश्मीर में नहीं था, प्लस राजस्थान, पंजाब यहाँ पे नहीं था, बाकी शेष सभी भारत में फैला हुआ था। समुद्रगुप्त ने भारत की एक नए युग की स्थापना की। वे अखिल भारतीय साम्राज्य के आदर्श से प्रेरित किया था। संपूर्ण भारतवर्ष को राजनीतिक एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। तो ये समुद्रगुप्त एक पहला शासक होता है ऐसा जिसने, वैसे मैंने आपको बताया था कि मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य ने सर्वप्रथम भारत को एकीकरण किया था, भारत को एक राष्ट्र का रूप दिया था और एक प्रॉपर एक ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, एक प्रॉपर राजनीति, एक प्रॉपर केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था दी थी। लेकिन उसको उसी चीज दशा में आगे बढ़ाते हुए समुद्रगुप्त ने भी क्या किया? उसको सुदृढ़ किया और भारत को एक भारत बनाने में अपना योगदान दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त एक महान शासक, सेनापति पूछा जा सकता है, बहुत अहम क्वेश्चन बनता है समुद्रगुप्त की विजय के बारे में उल्लेख कीजिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बनने की यहाँ से प्रबल संभावना रहती है कि उसकी आठवें राज्यों के प्रति क्या सोच थी, कैसी मेंटेलिटी थी, उसकी दूसरे राज्यों के प्रति क्या सोच थी, तो इसको लेके वो चीजें रहती हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त एक महान शासक, सेनापति, कूटनीतिक